मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। क्या वक्त आ गया है, जो चोर उचक्के हैं, लुटेरे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने क्या करना है। पूरी उम्र कानून को चकमा देकर बाहर फरार होने पे आज आके बात करते हैं कि जनाब हमने एहतसाब करना है। क्या एहतसाब करना है? पहले अपनी जायदादों का तो हिसाब दे दो। और मैं बड़ी बड़ी दिक्कत हुई रोजवेल्ट होटल के हवाले से। आपको पता है जुल्फी बुखारी के ज़रिए इमरान खान पर इल्ज़ाम था, इन्होंने भेज दिया, लेकिन बड़ी कोफ्त हुई इस हवाले से मुझे सुनकर। अब मैं बाकी बातें भी करूँगा। लिबर्टी पावर शो के हवाले से बात करनी है। इमरान खान साहब के वकला से जो तफसीली मुलाकात हुई उस पर बात करनी है। और 30 नवंबर को जो है ना, काबीना में वज़ीरों की मुखालफत थी कि वाशिंगटन में बैंक से 70 लाख डॉलर कर्जा लिया, तज़ीन व आसाइश की, और पाकिस्तानी सफारत खाने की बिल्डिंग अब 68 लाख डॉलर में फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। ये इस तरह लूट मार चल रही है। आप जो मर्जी कहें, ठीक है ना जी। और तफसीलात जो हैं रऊफ़ क्लासरा की ज़ुबान ही सुन लें मेरी बजाय, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लास साहब, आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की कौन सी इमारत है जिसको फरोख्त किया जा रहा है, और इसमें फ्रॉड क्या हो रहा है, कौन कौन मुलव्विस है इसमें? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ऐसा ऐसा वारदातें होना शुरू हो गई हैं। लोग हमसे तो वो कहते थे जी ना, आपको इस हुकूमत का स्कैंडल नहीं ला रहे। मैं जरा छुरी तरह दम लें, रातों रात तो स्कैंडल नहीं आते होते ना, कोई टाइम लगता होता चीजों को होने में, और इट टेक्स अ टाइम। 30 नवंबर को एक यहाँ पे मीटिंग हुई है कैबिनेट की। उस मीटिंग में एक फॉरेन ऑफिस वाले एक समरी लेकर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की 2 वहां पे बिल्डिंग्स थी 2003 में। ये वाशिंगटन की बात हो रही, जिसमें चांसरी वगैरह इनके ऑफिस वगैरह से या जो कुछ भी थे इनके, वहां पे 2 बिल्डिंग्स थी। वहां से इन्होंने शिफ्ट किया, रिलोकेट हुए 2003 में कि हम किसी और जगह चले जाते हैं। चले गए वहां से, फेयर एनफ। 2003 की बात है, जरा जहन में रखें ये मुल्क कैसे चल रहा है। यहाँ पे सारी चीजें, इतने काबिल लोग इस मुल्क को रूल करते रहे। उसके बाद वो बड़े अरसे तक वो पड़ी रही है, खाली पड़ी रही है। उन्होंने कोई उसको यूज में नहीं लाया। ना पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को ख्याल आया, ना जो हमारे एम्बेसडर थे वहां पे उनको ख्याल आया कि बिल्डिंग खाली पड़ी, इसको करना है क्या, हमने कैसे करना है। अचानक उनको जनाब 2010 में जब ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, तो इनको ख्याल आया कि इसका बिल्डिंग की ना रेनोवेशन होनी चाहिए, रेनोवेट करें इनको। रेनोवेशन के लिए भी पैसे कहां से? इन्होंने जनाब नेशनल बैंक वाशिंगटन में जो ब्रांच है हमारी, इन्होंने वहां से जनाब कोई $7 मिलियन का इन्होंने कर्जा लिया। अच्छा। कर्जा लेने के बाद जनाब उन्होंने उसके बाद कोई उस पर 60% 70% काम हुआ, काम वहां पे रुक गया, फिर कोई पता नहीं क्या हुआ। अब कर्जा ले चुके हैं, काम रुक गया है वहां पे, वो चांस उस पर जिन इन बिल्डिंग्स पे करना था इन्होंने। इन द मीन वाइल जनाब इनको ख्याल आया, अभी रिसेंटली कि हमारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। 2018 में एक काम हुआ, लोकल अथॉरिटी जो है उन्होंने इनका डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ कर लिया इन बिल्डिंग्स का, जो पाकिस्तान की वो थी वहां पे। अच्छा। उसके तहत आपको लोकल टैक्सेस नहीं देने पड़ते। जरा जहन में देखें, हमारे बाबू जो हैं फिर कहते हैं, नाराज होते हैं, हमें बाबू क्यों कहते हैं सारे, इस मुल्क के साथ ज्यादती होती। देखे जरा, सुनते हैं कहानी। 2018 में 2003 के बाद 2018 तक वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोई डिप्लोमेट्स के यूज में नहीं है, किसी ने रिहाइश नहीं रखी, किसी ने कोई दफ्तर तो पहले उसको लोकेट कर चुके थे या पहले कोई फैसले करते। ब्लर तस्वीर है, आप समझ आइएगा। तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक में बड़ा पावर, सियासी पावर शो करने का फैसला कर लिया। अच्छा, ये हम समझ रहे इससे प्रेशर बढ़े, मैं नहीं इतफाक करता इस बात से। जितने जलसा जुलूस कर रही है सब बढ़ गया। पाकिस्तान पीडीएम जो है ना, इस तरह के कृषि प्रेशर में नहीं आने वाली है। आपके पास ये लाइफ लाइन है, आज असेंबलियां डिसॉल्व करें, है ही कोई नहीं रेमेडी। और आपके पास 2 बड़े सूबों में इलेक्शन होंगे, तो फिर आगे उसके बाद बाकी भी जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। और 20 दिसंबर में लास्ट डेट समझता हूं। और मैं बार बार बताता हूं, मैं फिर दोहरा देता हूं कि वजह क्या है। वैसे आपको पता है मैं पिछले मार्च से, अच्छा मेरी वो आप ट्वीट वो देख रहे होंगे जो मैं हमेशा चलाता होता हूँ, और मैंने 27 मार्च को ट्वीट किया था और कहा था कि इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई। तो मैं वगरना तहरीक में अदम एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे अगर असेंबलियां तहलील। आपने 4 अप्रैल को देखा क्या हुआ। इसी तरह मैंने फिर ये प्रेडिक्शन की थी कि ये 6 काम करेंगे, लूट मार, नैब ख़त्म करेंगे, ईसीएल में से नाम निकालेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती, नैब अपना इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का लगाएंगे, चेयरमैन नैब। ये मैंने सारी बातें मेरे प्रोग्राम उठाकर आप देख लें, यही मैंने कहा था। फिर भी मार्च अप्रैल में
मैंने उस वक्त कहा था कि ये इलेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है अगला सेटअप वो अप्रैल में नज़र आता है, अप्रैल 2023 में, उससे पहले असेंबली डिसॉल्व। और वो मेन जो रीज़न है ना, वो याद रखिएगा, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जाना और आगे, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अब जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत सी कहानियाँ छोड़ गए। अब आगे बहुत अहम जो है ना तकरीरें आपके सामने होने वाली हैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर, उससे फिर चीज़ क्लैरिटी के साथ आएगी। पाकिस्तानी फ़ौज की इमेज बिल्डिंग बहुत अब ज़रूरत है इस अमर की, ये होनी बड़ी ज़रूरी है। और तहरीक इंसाफ जो है ना लिबर्टी चौक में बड़ा सियासी पावर शो करने वाली है। और असम्बलियों की तहलील का जो आत्मी तारीख का जो ऐलान है वो लिबर्टी चौक में होगा। मुशावरत के लिए इजलास भी तलब कर लिया हुआ है, और पंजाब और केपी की असम्बली कब तोड़ी जाएगी उसका फैसला भी होगा। लेकिन साथ वो कहते हैं दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। इससे बड़ी बेचैनी है, अपोजिशन कम्बों में बहुत बेचैनी है इस हवाले से। और अगर हो जाए तो शाखाना जो है ना केस, ये इलेक्शन कमीशन सेक्शन 37 का इख्तियार, ये चैलेंज हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में। जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में बड़ी रिजर्वेशन है कई लोगों, कई एतराज़ करते हैं। अब कईयों का ओपिनियन कुछ और है, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन एक इम्प्रेशन एक ऐसा आ रहा है कि वैसे उन्हें खुद चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केसी से पीछे हट जाएं और या लालचर बेंच पर आ दें, वो बैठ के सारे मामला को देखें। अब उन्होंने कहना जी 2 से 3 हफ्ते की इसमें फ़ैसला दे देंगे। और यहाँ जो है समाअत हुई, दरख्वास्त हुई, मोहसिन शाह नवाज रांझा के वकील ने अपने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। और वी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी से दरस उठाने की कार्रवाई शुरू की है। सेशन कोर्ट में इमरान खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के मुकाबले समाअत होने पर फैसला महफूज है। देखें ये वो रेमेडीज अलहदा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो अपना कहा, समाअत के दौरान फैसलवाड़ा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तज़किरा भी छिड़ गया कि स्पीकर ने 2018-19 के गोशवारों पर नाअहली का रेफरेंस भेजा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी राय दी कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों फ्रीकन को सुना होगा, क्या कमीशन ने मजीद शवाहिद मांगे या स्पीकर के रेफरेंस पर ही इंसार किया। ये बड़ी वाज़ेह बात है, सिर्फ स्पीकर के भेजे रेफरेंस पर दस्तावेज़ात पर इंसार किया। स्पीकर को चाहिए था रेफरेंस शवाहिद भी कमीशन को भेजते, और स्पीकर ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ दरख्वास्त पर ही इंसार किया, कोई शवाहिद नहीं भेजे। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ रेफरेंस पर हाँ या ना जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों के मुताबिक कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ। फैसलवाड़ा का सहारा लिया और डिक्लेरेशन दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नाअहली फैसले के खिलाफ अपनी दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 20 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी है। अब ये 20 और 22 को मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा इंशाल्लाह, उस पर वहाँ पर तफसीली बात होगी। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ चुका है, और ये मौका है आगे चीज़ों को लेके चलने का। मैंने जो बात कर दी थी, इमरान खान साहब अपने सारे केसेस में मेरिट पर लड़ रहे हैं, वो खड़े रहेंगे, वोकला टीम में भरपूर तैयारी के साथ आएंगी, और अब हार्ड टाइम दिया जाएगा हर जगह पर, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े जज्बे के साथ अदालती केसों का मुकाबला किया जाएगा। आगर नदीम यूसुफ साहब, हमारे मोहम्मद नदीम यूसुफ साहब एडवोकेट हैं, अमेरिका में होते हैं और वो चीज़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। आपको ले चलते हैं उस हिस्से की तरफ जहां उनके साथ गुफ्तगू हुई। जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने बहुत सी सियासी और दूसरी गुफ्तगू सुन ली, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डेडिकेटेड है। कुछ बड़े वादे किए थे मैंने आपसे, और आज उसका भरपूर फ़ायदा। अमेरिका में बहुत से दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ता किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ आगे लेके जाना है। वो अपने तय सारे मामले को देख रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ आज देख रहे होंगे मोहम्मद नदीम यूसुफ एडवोकेट हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं। लॉयर्स मूवमेंट में मेरी तस्वीरें कुछ अवेलेबल हुई मेरी बैकग्राउंड पे, मैंने भी गूगल लगाए हुए, इसने भी गूगल लगाए हैं, काले रंग के मुझे याद पड़ता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया है नदीम ने, पहले बयानी से, फिर उसके बाद बताएंगे अभी ये नदीम मेरे साथ क्या कर रहे हैं। नदीम, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैंने बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी, हो सके तो बैकग्राउंड पे मुझे दे दीजिएगा ताकि बैकग्राउंड पे चल जाए। आपने इमरान खान साहब के लिए बाकी क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ आप लोगों ने काफी सर्व किया और ओवरसीज पाकिस्तान बहुत बड़ी तवाना आवाज बन के निकली। बिल्कुल अजहर भाई, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा
कि मुझे अच्छी तरह याद है 2003 में हमने इटली में स्टार्ट किया पीटीआई का, और विद इन 5 इयर्स वो माशाल्लाह तमाम पार्टीज़ जो मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, जो उस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इतने बड़े इवेंट हुए, इतने बड़ी लोगों की गैदरिंग होती थी, पढ़े लिखे लोगों की और ख़ास तौर पे यूथ की। और फिर उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ कि हमारे जलसों में ख़वातीन की भी पार्टिसिपेशन हुई और ज़बरदस्त काम हुए। खान साहब इटली भी तशरीफ़ लाए, उनको मैंने दावत दी थी, और 3 दफ़ा वो स्विट्ज़रलैंड आए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, उनसे मुलाकातें रहीं, दोस्तों की मुलाकातें करवाईं, और सबसे पहली यूरोप की पीटीआई की जो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने करवाई, और बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने भी वीडियो मैसेज दिया। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई के फॉलोअर्स, मेंबर्स जहाँ भी हों, अमेरिका से जापान तक, सब ने इस पार्टी के लिए बहुत हिस्सा डाला, और आप इसके गवाह हैं। फिर लॉयल मूवमेंट चली, फिर हम आए और यहाँ आके आपने देखा वो मैं तो नदीम साहब देखें भूल नहीं सकता, चूँकि आपके वाले साहब बहुत बड़ी शख्सियत वकील थे, फिर उन्होंने जिस तरह आप लोगों की तरबियत की, फिर जिस तरह मैं असल में आप में पाकिस्तानियत मैंने बहुत देखी है, मुझे इसीलिए आप लोगों से प्यार और मोहब्बत ज़्यादा यही है कि आप पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरा देखिए आपका दिल भी तड़पता है, बड़े काम कहते रहते हैं ओवरसीज़ के हवाले से, हम कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन आज से हम नई जिंदगी का आगाज़ नए तरीक़ाकार का कि एक आप वहाँ जितना भी है उधर हैं या जहाँ कहीं भी है, ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए हम कोई ना कोई लाइजन ऑफिस जैसे बना रहे हैं, जैसे आप वहाँ अपने तौर पर आप देखेंगे कुछ लोगों के मसाइल हैं, और ये मैं सर्विसेज मुफ्त देने की बात कर रहा हूँ, और कुछ यानी कोई फीसिस के हवाले से ऐसा मेरे माइंड में कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमारे दोस्तों का बड़ा खास ख्याल होता है कि नहीं भी आप जो काम कर रहे होते हैं, जो 80% काम मैं वैसे मुफ्त कर रहा होता हूँ, तो आपके दिल में क्या है, मैं क्या करना चाहते हैं ओवरसीज़ के लिए? ओवरसीज़ की अजहर भाई सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम वो उनका प्रॉपर्टीज़ का मसला होता है। प्रॉपर्टीज में कुछ हमारी भी गलतियां हैं कि हम प्रॉपर्टी आंखें बंद करके ले लेते हैं, आंखें बंद करके वो हमारे वेरिफिकेशन का प्रोसेस देखते हैं, और किसी ने हमारे रिश्तेदार ने भाई ने कह दिया ये जमीन बड़ी सस्ती है भाई तू ले ला, ऐ ला, तो फिर वो कहते हैं, अब ये नहीं सोचते कि ये मुझे जो कह रहा है वो ले लो तो वो खुद क्यों ले रहा है। इस तरह ये मसले मसाइल, और फिर हम रोते, और अनफॉर्चुनेटली हमें ओवरसीज़ को आके यहाँ तकालीफ देखनी पड़ती हैं केसेस के हवाले से, और फिर उसकी जो कोर्ट्स की हेयरिंग हैं वो मामला बड़े उनके लिए बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे डेडिकेटेड, जैसे ओवरसीज़ में डेडिकेटेड लोग हैं हम, और मैंने दोस्तों मुझे ये कहने में बड़ा फ़ख्र है कि मेरे दोस्त अजहर साहब माशाल्लाह 80% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान का जो काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और अल्लाह ने वैसे ही इनको माशाल्लाह इतना दिया, इतना नवाजा है कि ये भी हमारी तरह पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अजहर साहब से शेयर कीजिए, वो आपको अपना नंबर सारा चीज़ जो है मैं भी शेयर करूँगा, तो ये आप अपने मसाइल का जो है ना, जो भी आपकी तकलीफ़ है वो ज़रूर शेयर करें। और दूसरा अजहर भाई, एक हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन है, उस पर जरा रोशनी डालिएगा कि वो क्या लीगल पोजीशन है, क्या ड्रामा है। अच्छा मैं उस पर अभी हम आखिरी हिस्से में रखेंगे। अभी खुशखबरी जो देनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, एक तो आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट में ये मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाबंदी लगा के कर दिया कि वोट ही ना डाल सके, लेकिन हुकूमत पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट जाता है नदीम का या बाकी दोस्तों का, उन्होंने जो कानून बनाना लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, ये ज़िले हुकूमतों के हवाले से, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट एस्टेब्लिश कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन उस पर काम नहीं कर रहा, तो नदीम के भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, बस लिखा हुआ था रब पाक का जो वक्त मुकर्रर है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं यहाँ ये काम करके जाना चाहता हूँ, तो एक पिटीशन ड्राफ्ट कर ली, और इंशाल्लाह कल एक आध दिन के अंदर मैं फाइल कर रहा हूँ, जिसमें जो है ना लोकल गवर्नमेंट जो ज़िले हुकूमतों में आपका वोट का राइट, वो हक जो है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को पाबंद करना, और वो सारी कोशिशें जो है ना वो जारी रहेंगी, और इनके साथ बाकी और कोई ज्वाइन करना चाहें वो इंडिपेंडेंटली, कोई मसला ही नहीं है। इस पिटीशन में भी आप आ सकते हैं, वो नई पिटीशन भी हम फाइल कर देंगे, और हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले को एक नए सिरे से, एक नई जहद के साथ हम आगे लेके जाएं,
और चीज़ों को सेटल डाउन करें। और ये क्रेडिट जाता है नदीम का, ये मेरा तो, मैं तो अपनी जगह अपनी कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन नदीम ये इनिशिएटिव लेके आया तो ये क्रेडिट इसलिए इसको जाना। बाकी मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेस पे आपको पता है मेरी बात होती रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे मामला को देखते रहें। और जहाँ तक बात नदीम, मैं बहुत शुक्रिया आपका ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, मुझे बहुत से ने कहा, लेकिन कई होता है कि जो आप बाहर रहते होते हैं, बाई चांस पाकिस्तान में थे तो आपने कहा नहीं वाई नॉट ये पिटीशन फाइल कर दे। आप क्या समझते हैं कि अदालतों में जाए बगैर तो मसले हल नहीं होने? नहीं, ये तो देखे ना, दुनिया में कानून है, अदालतें हैं, तो इसी अब या तो यहाँ जैसे आर्बिट्रेशन का कानून बाहर दुनिया में होता है कि आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट करें, तो वो ऐसा मेरा नहीं ख्याल इतना यहाँ पावरफुल है। इस पर आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि उसका क्या हल हो सकता है। यार वजह फरमाया। चलें आखिरी सवाल पूछा है कि ओवरसीज, देखिए पंजाब ओवरसीज कमीशन बना, इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सेंट्रलाइज नहीं हो सका, उसमें काफ़ी काम हो रहा है, कानून साजी होनी चाहिए। ये हर एम्बेसी के अंदर एक अलग डेस्क होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का बाकायदा, वहाँ वो पैसे वहाँ भेजने की बजाय आप यानी इस तरह का निज़ाम हो, कानून में तरमीम हो कि हर डेस्क के ऊपर हर एम्बेसी के जो है ना जी अंदर ये, ताकि वो रिकॉर्ड मेंटेन रहे, कल को फ्रॉड ना कर सके। फिर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो, यानी हम एक कोशिश कर रहे हैं अब कि हमने जो है ना डिजिटलाइजेशन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शाही जमीन साहब का बड़ा क्रेडिट जाता है कि जितनी जो है ना वो वाली प्रॉपर्टीज खास तौर पर जो फर्दे वगैरह हैं, जो वो अपना पंजाब लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू अथॉरिटी बन चुकी हुई है, वो सारा डिजिटलाइज हो रहा है और वो चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। लेकिन बहुत सी चीज़ें काम होने वाली हैं, बहुत बेहतरी की गुंजाइश आज भी मौजूद है और इंशाल्लाह कोशिश वो हम करते रहेंगे। और हमारी सर्विसेज ऑलवेज अवेलेबल है जी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी आपको जी इजाज़त अब जी, आपने नदीम यूसुफ के साथ गुफ्तगू सुन ली है, इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।